हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक देखा था, जो किस टॉपिक पे बेस्ड था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के करेक्टनेस को चेक करना। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन, जो कोई भौतिक समीकरण होता है, उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। किसके हेल्प से कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि विमीय समांगता के नियमानुसार कर सकते हैं, सिद्धांतानुसार कर सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो प्रीवियस ईयर 2023 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था। ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है? टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इससे बेस्ड। हालांकि मैं बोलूँगी कि जितने एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल आता ही है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था 6 नंबर का डायमेंशनल एनालिसिस से, उसका है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स वी थ्रू अ मीडियम मे बी एज्यूम्ड टू बी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है द डेंसिटी ऑफ मीडियम डी एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। सो इसके थ्रू इसमें डिपेंडेंसी बताई गई है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव वी की डिपेंडेंसी बताई गई है किस पे? डेंसिटी ऑफ मीडियम पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। इसके थ्रू हमें डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसके फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। किसी माध्यम के ध्वनि तरंगों का वेग v है, किस माध्यम पर निर्भर माना जा सकता है? माध्यम के घनत्व d पर और प्रत्यास्थता गुणांक e पर। तो क्या बोल रहा है इसमें? विमीय विधि द्वारा ध्वनि के वेग का सूत्र का निगमन कीजिए कि जो विमीय विधि है उसके द्वारा हमें किसी भी, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हमें ये पता है, इस एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमें रिलेशन बताना है, इसका मतलब पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन में ये क्लियरली दिया हुआ है कि ये कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। एक तो डेंसिटी ऑफ मैटर और दूसरा इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। सिंस वेलोसिटी ऑफ वेव v डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम d एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e, कि हमें पता है कि ध्वनि की चाल v जो है वो माध्यम के घनत्व तथा प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर है। तो हम लिख सकते हैं, देखो माध्यम जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v है, यानी कि ध्वनि तरंग की चाल जो v है वो किस पे डिपेंडेंट है? e पे और d पे। e क्या हो गया? प्रत्यास्था गुणांक, और घनत्व d क्या हो गया? घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू अगर हम लिखें तो e की पावर a लिख सकते हैं और d की पावर b लिख सकते हैं। तो ये v दोनों पे डिपेंडेंट है, तो v प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा बीच में, e की पावर a इंटू d की पावर b। इसको इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर देंगे। अब इसके बाद जो भी क्वांटिटीज दी हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ई वाली क्वांटिटी जो हमने पढ़ी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। डी को क्या बोला जाता है? माध्यम का घनत्व या डेंसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम का घनत्व। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। इन सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले में ये सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुकी हूं मैं। LT-1 ध्वनि की चाल का, चाल या वेग दोनों का एक ही होता है, LT-1। ई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। और जो विकृति होती है, जो स्ट्रेन होती है, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये क्वांटिटी जो है वो क्या है? पूरी तरह से डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
डायमेंशनलेस है, तो हमें मतलब सिर्फ किससे होगा, अब स्ट्रेस से। जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वही इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रतिबल का क्या सूत्र होता है, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जहां हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है MLT-2 अपॉन L स्क्वायर, एरिया के लिए क्या होता है डायमेंशन यूज L स्क्वायर। तो यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा, ML1 L-1 T-2, L स्क्वायर से ये L कैंसिल होगा और नीचे L की एक क्वांटिटी बची है वही ऊपर जाएगी तो L-1। ये फॉर्मूला प्रेशर के लिए भी यूज होता है, यानी कि दाब के लिए भी यूज होता है। दाब का भी यही फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यही फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद बात आती है डेंसिटी पे। डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था डायमेंशनल फॉर्मूले वाले वीडियो में, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, m, और आयतन के लिए यानी कि वॉल्यूम के लिए L3। फिर यही L3 को अगर ऊपर ले जाया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, M1 L-3, T की कोई क्वांटिटी नहीं है इसलिए T 0 हो जाएगा। सो यहाँ हमने सारी क्वांटिटीज जितनी दी थी, V जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट था और V का भी हमने सबका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने जो इक्वेशन फर्स्ट लिखा था कि V किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड D। E यहाँ क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और D क्या है, डेंसिटी ऑफ मैटर। V की अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमें सबको पता है ये चीजें कि इक्वल का साइन आता है और कोई एक कांस्टेंट आता है, तो के यहाँ क्या है, एक कांस्टेंट के जैसे वर्क कर रहा है। E की पावर A एंड D की पावर V हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, LT-1 इक्वल्स टू के कांस्टेंट है तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, ML-1 T-2, ये किसकी वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। और इसके बाद इसके पावर A लिखेंगे। इसके बाद बात आती है डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ML-3 T0 जिसकी पावर होती है B। इनको हम सॉल्व करेंगे तो LT-1 को M0 L1 T-1 भी लिखा जा सकता है। अब ये A का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो क्या आ जाएगा, M की पावर, देखो इस A क्वांटिटी को और B क्वांटिटी को, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इधर M की पावर A और इधर M की पावर B आएगी। इधर समझते हैं, M की पावर A इंटू M की पावर B आएगा, ठीक है। अब अगर दोनों का बेस सेम है तो इनकी और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम m की पावर को क्या लिख सकते हैं, ma प्लस b लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ डायरेक्टली क्या लिख दिया है मैंने, m की पावर a प्लस b। फिर a का मल्टीप्लाई l के साथ होगा तो l की पावर क्या दिया हुआ है, l की पावर माइनस a आ जाएगा क्योंकि 1 है, और इधर पे L की पावर क्या आ जाएगी, -3b। अगर दोनों का सम किया जाए तो इधर क्या आ जाएगा, L की पावर -a -3b। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का ही आएगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी क्या सॉल्व होगी, इन दोनों का बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए इनकी पावर ऐड होंगी, -a -3b। इसलिए इधर L की पावर क्या आ गया, -a -3b। ऐसे T के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर T का a का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, T की पावर -2a इंटू T की पावर 0 है, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इसका टोटल आ जाएगा T की पावर -2a। ये T की पावर -2a, इसकी पावर ऐड होंगी तो T की पावर -2 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करने के बाद हम दोनों इक्वेशन, जो दोनों LHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और RHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला है, हम
ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी से इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। तो m की पावर का m की पावर से, l की पावर का l की पावर से एंड t की पावर का t की पावर से कंपैरिजन करते हैं। तो इधर हमें क्या मिलेगा, ये a प्लस बी की जो वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इधर m की पावर 0 है, तो इधर हम ये टर्म लिख सकते हैं, इधर हम ये टर्म लिख सकते हैं कौन सा, कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद बात आती है माइनस a माइनस 3b, ये किसके बराबर है, इधर 1 के बराबर है, तो हम इधर 1 से इक्वेट कर सकते हैं। और इसके बाद माइनस 2a की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर। इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालते, तो अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ सकती है। इस इक्वेशन से अगर निकाला जाए तो a की वैल्यू निकल के आ सकती है। देखो कैसे सॉल्व किया गया है, -2a इक्वल्स टू -1 है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हाफ आएगी, प्लस में हाफ वैल्यू आएगी। अब इसी की a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे हम, अगर इस इक्वेशन में ही पुट करते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, हाफ आई। तो a की वैल्यू अगर हम पुट करें हाफ प्लस बी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हाफ को इधर ले आएंगे तो माइनस वैल्यू हो जाएगी, तो क्या आएगा, हाफ की वैल्यू b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -हाफ। अब जो इस इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास e की पावर a थी और b थी, हमने इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट कर ली। अब a और b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो v इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, v इक्वल्स टू हमने पढ़ा कि e की पावर a एंड d की पावर b। एक a क्या आया, v इक्वल्स टू के e की पावर आया है हाफ एंड d की पावर -हाफ। तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, v इक्वल्स टू के e की पावर हाफ, और ये माइनस है तो इसको नीचे ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये हाफ को हम अंडर रूट के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो k इक्वल्स टू √e/d, ये फॉर्मूला। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू साउंड वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। यही क्वेश्चन पिछले साल 2023 में 6 नंबर का आया था, तो इसे आप लोग देख के बार बार रिवाइज करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक किया जा सकता है। इस इक्वेशन में हमने देखा कि अगर हमें ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो उसके थ्रू हम उसके डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू उसके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ध्वनि के चाल की यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की इक्वेशन को डिराइव किया है, v इक्वल्स टू के √e/d। ठीक है, इससे रिलेटेड और आगे जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड, हम उनको देखते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, वो टॉपिक था कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, तो हम उसके लिए क्या क्या स्टेप यूज़ करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। इसके बाद अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, कि मात्रकों को एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कैसे बदला जा सकता है। तो इसके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, कन्वर्ट SI यूनिट 1 जूल ऑफ वर्क डन इनटू CGS यूनिट अर्ग ऑफ वर्क। 1 जूल कार्य का मान CGS पद्धति में ज्ञात करना है। तो ये 1 जूल कौन सी वैल्यू होती है, जूल SI सिस्टम की वैल्यू है, SI सिस्टम की, और बोला किस में है फाइंड आउट करने के लिए, CGS में। तो CGS से SI से CGS में कन्वर्ट करने के लिए
हम डायमेंशनल एनालिसिस के इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या जिस क्वांटिटी की यूनिट दी रहती उसका हम सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ इसमें किस यूनिट के बारे में बात की, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की हुई है? वर्क डन के बारे में। किसके बारे में? वर्क डन के बारे में बात की गई है, कार्य के बारे में बात किया गया है। तो कार्य का डायमेंशनल वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2। तो अगर हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, m की पावर a, l की पावर b, एंड t की पावर c, अगर इसमें डिनोट किया जाए तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 निकल के आएगी। अब जब मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रही थी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, तो मैंने उस एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को कि कभी भी अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n2 = n1, m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b एंड t1/t2 पावर c। इधर अब ये चीजें ध्यान से सुनिएगा कि m1/m2 ये जो वैल्यू दी रहती है दो क्वांटिटीज की, मैंने पहले भी डिस्कस किया है जब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात चल रही थी कि q1 = q2। हम यहाँ दो क्वांटिटीज लेते हैं। q1 कौन सी क्वांटिटी है, जो गिवन यूनिट दिया रहता है, गिवन यूनिट जो दिया रहता है वो q1 के लिए यूज होता है, जो हमें फाइंड आउट करना रहता है। जैसे कि ये q1 किसके लिए होगा, SI यूनिट हमें दी है और CGS के लिए निकालना है, तो q1 की जितनी यूनिट होंगी वो किस में होंगी, SI में होंगी, और Q2 की जितनी यूनिट्स होंगे वो किस में होंगे, CGS में, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ m1/m2 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो m1 होगा SI में और m2 होगा CGS में। तो मास की यूनिट क्या होती है SI में, kg होती है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 kg/1 ग्राम। L1/L2 ऐसे L1/, तो लेंथ को SI यूनिट में मीटर से मेजर किया जाता है और CGS में सेंटीमीटर से मेजर किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मीटर/1 सेंटीमीटर। इसके बाद टाइम की बात आए तो टाइम को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकेंड से ही मेजर किया जाता है, इसलिए सेकेंड/सेकेंड आता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में जो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, n2 = n1, m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b एंड t1/t2, ये फॉर्मूला है। इसी पे बेस्ड हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी हमने m1/m2 की वैल्यू निकाली, 1 kg/1 ग्राम, 1 मीटर/1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड/1 सेकेंड। इसमें a b c की वैल्यू हमने पुट कर दी, a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 2 एंड c की वैल्यू थी -2। अब SI सिस्टम में जो यूनिट्स दिए हुए हैं, ऊपर वाले यूनिट्स, उनको क्या करना है, हमको CGS में चेंज कर देना है। तो किलोग्राम को ग्राम में, हमें पता 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो हमने यहाँ वो क्वांटिटी लिख दी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो हमने ये कन्वर्ट कर दिया। और 1 सेकेंड, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 1000 जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, इसकी पावर 1 थी तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद बात आती है 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ 4 × 0 आ जाएगा, ये लिख देते हैं। इसके बाद अगर डिनोट किया जाए तो 10 की पावर 7 से इसे काउंट करके डिनोट किया जा सकता है।
अब इधर क्वेश्चन दिया था जूल को अर्ग में चेंज करना है, जूल को अर्ग में चेंज करना है, तो इधर आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी, हम 1 सपोज कर सकते हैं। तो अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर, अगर n1 की जगह में हम 1 पुट कर दे रहे हैं इधर पे तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर 7। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। हमें पता है CGS यूनिट क्या होती है, वर्क की अर्ग होती है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग आ सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। सो ये लेक्चर आप लोग बार बार देख के इसको प्रैक्टिस करिएगा। इससे रिलेटेड कई सारे कन्वर्जन वाले मेथड हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है 1 जूल की ही क्वांटिटी पूछे, किसी भी क्वांटिटी को पूछ सकता है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है मेरे पास कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसी वाटर की डेंसिटी है, वाटर डेंसिटी, तो इसको ये CGS में वैल्यू दी है, इसको SI में फाइंड आउट करना है। सेम यही प्रोसेस से यूज होगा, आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ये जो क्वांटिटी है, ये आइडेंटिटी जो है 1 जूल और अर्ग में जो रिलेशन है इधर पे, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद आगे आइडेंटिटी, आगे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला एप्लीकेशन जो था टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करना था। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एप्लीकेशन बहुत इजी है, इसके थ्रू हम बहुत ही इजीली किसी भी यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है LT-1 और LT की पावर -2 ये दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि इसके थ्रू LT-1 एंड LT-2 इन दोनों के थ्रू इनका यूनिट निकालना है। तो हमें पता है L को कैसे मेजर किया जाता है, L को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, और T के लिए तो मीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसका आ जाएगा, वेलोसिटी का यानी कि वेग का। और एक्सीलरेशन के लिए तो फिर लेंथ के लिए क्या यूज होगा, मीटर यूज होगा, और सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड भी बोला जा सकता है। इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं डेंसिटी के बारे में, यानी कि घनत्व का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का क्या होता है, ml-3 m1l-3। तो m के लिए क्या यूज होता है, m के लिए यूज होता है किलोग्राम, और लेंथ के लिए क्या यूज होगा, मीटर, तो किलोग्राम मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, ये लिखा जा सकता है। ये SI की यूनिट हो गई। अगर इसी को CGS में निकालना हो तो किलोग्राम किस में बदल जाएगा, ग्राम में, और मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। सो आई होप आज के लेक्चर में जितने न्यूमेरिकल डिस्कस हुए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आप लोग और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और फर्स्ट यूनिट से मैं अभी और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।